स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इससे पहले की क्लास में हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है, 3 मैजिकल मंत्र को डिस्कस किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। यस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। चलिए देख लेते हैं गाइज, हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यू एडिड मेथड को अदर के नाम से जाना जाता है प्रोडक्ट मेथड, या फिर नेट आउटपुट मेथड, या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। एग्जाम में इनमें से कोई भी नेम देकर आपसे ये मेथड पूछा जा सकता है। सेकंड वन बात करते हैं इनकम मेथड की, तो उसे अदर नेम से जाना जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की तो उसे जाना जाता है इनकम डिस्पोजल मेथड या फिर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, वैल्यू एडिड मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या यहाँ से हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम मिल जाती है? तो आंसर है नहीं। यहाँ से हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम या जिसे हम बोलते हैं NNPFC नहीं मिलता है, इससे हमें मिलेगा GDP-MP। और GDP-MP मिलने के बाद हमें NNPFC या फिर नेशनल इनकम की ओर जाना होगा। ओके, और अगर हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है NDPFC, मतलब यहाँ से भी हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं मिलती। ओके, और बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की तो उससे भी हमें मिलता है GDP-MP, तो इससे भी हमें नेशनल इनकम डायरेक्टली नहीं मिलती। क्लियर? आगे अब देख लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। इस क्लास में ओनली हम यही मेथड डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट की क्लासेस में हम इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है प्रोडक्ट मेथड बोल देते हैं इसे, या फिर वैल्यू एडिड मेथड। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक साल के दौरान डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके द्वारा जितना भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है प्रोडक्शन में, उसका हमें टोटल लेना है, उसी से हम नेशनल इनकम को मेजर कर लेंगे। कैसे? जितने भी यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन में जितना भी वैल्यू एडिशन कर रही हैं उस वैल्यू एडिशन को हम ऐड कर लेते हैं। अब वो वैल्यू एडिशन निकलता कैसे है, इसका हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मतलब अगर हमें चाहिए वैल्यू एडिशन या जिसको हम वैल्यू एडिड बोल देते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमें माइनस करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजप्शन को। अब ये क्या होते हैं इसको अभी डिटेल से देखते हैं। यस, वैल्यू एडिड मेथड के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन क्या है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज होती हैं उनको 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसे इंक्लूड किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में। अगर सेकेंडरी की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पे मैन्युफैक्चर यूनिट्स आती हैं। अगर टर्शरी सेक्टर की बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, तो मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो यूनिट्स हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग की हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, तो इनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले तो इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इनके आउटपुट से हम क्या ले रहे हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन ले रहे हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों सेक्टर से लेना है ग्रोस वैल्यू एडिशन एट MP। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रोस वैल्यू एडिड एट MP ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड। हर सेक्टर का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड सम टोटल ऑफ GVA-MP ऑफ ऑल सेक्टर गिव GDP-MP। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हम ये ग्रोस वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं हर एक सेक्टर से जो हमें मिलेगा उसी को ही हम बोलते हैं GDP एट MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, अभी वैल्यू एडिड का जो फॉर्मूला हम देख रहे थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है? देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या बोल देते हैं, जनरली सेल्स ही बोलते हैं। जितनी सेल हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की एक साल के दौरान, उसको ही हम ले लेते हैं और उसको बोल देते हैं ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हम तब लेते हैं अगर हमारा सारा का सारा आउटपुट सोल्ड हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक साल के दौरान कुछ मटेरियल बच जाता है, तब हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, जितना सेल हुआ है वो और जितना बचा है उसका चेंज ले रहे हैं, मतलब चेंज इन स्टॉक लेना है हमें।
ओनली स्टॉक नहीं बात कर रहे हैं, हम चेंज इन स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो उनको हम टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है। तो अब ये स्टॉक को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भी तो कोई मार्केट वैल्यू है ना, ये एक साल के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, ये सेल होगा, इसकी भी मार्केट वैल्यू है, तो इसीलिए इसको भी इंक्लूड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अब चेंज इन स्टॉक की, तो ये कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक में से हमें ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना होता है, तो हमें मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक, और यहाँ पर हमें चेंज इन स्टॉक को ही प्लस करना है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। अब हमारे पास रह गया है इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम देखते आ रहे हैं फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फैक्टर कौन से होते हैं, जैसा कि हमें पता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों को छोड़कर जो अदर फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गए, तो ये सब इन चारों में नहीं आ रहे हैं ना, तो इन्हें हम बोल देंगे नॉन फैक्टर इनपुट्स, और इनकी जो कॉस्ट है उसी को ही हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, तो अब अगर हमें चाहिए क्या, वैल्यू एडिशन, तो हमें कैसे मिलेगा, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसको हम सेल्स बोल सकते हैं, उसमें से हमें क्या बात माइनस करना पड़ेगा, जो अगर हम छोटा सा एग्जांपल के तौर पर ले तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बोल सकते हैं उसको, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह अगर मैं बोल दूं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम माइनस कर लेंगे तो हमें वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पर एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप और रहता है जिससे हमें क्या, नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो नेशनल इनकम देखिए क्या होती है, NNP-FC होती है। अभी यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इनका सबका वैल्यू का एडिशन कर लिया है, ठीक है, और अभी हमने देखा कि अगर इनकी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, GDP एट MP बोलते हैं। और इतना हमें पता है, अगर GDP एट MP हमें मिल गया है तो उससे नेशनल इनकम पर हम कैसे जा सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, GDP MP हमें मिल गया है और हमें चाहिए NNP-FC, तो कैसे निकलेगा, अभी देखिए हमें G से कहाँ जाना है, N, तो मतलब ग्रोस से नेट पे जाना है। और हमने बहुत अच्छे से, हमारा फर्स्ट मंत्र ही था, हमने क्या सीखा था, अगर ग्रोस से नेट पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, और अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल, मतलब हमें हमारे घर से बाहर निकलना होगा, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरेन में जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेन वालों को भी लाना पड़ता है, मतलब प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब NFIA को प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर एक और रह जाता है, हमें क्या चाहिए, FC चाहिए, और हमें MP दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। ये सब हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं। आई होप यहाँ से आप समझ गए हैं कि NNP-FC तक कैसे जाया जाएगा और ये कैसे कैलकुलेट होकर आती है। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये आपकी सबकी बुक्स में मिल ही जाएगा, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, एक फार्मर दे रखा है, उसने क्या किया है, वीट को प्रोड्यूस किया है। तो जब उसने वीट को प्रोड्यूस किया है तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि उसकी कॉस्ट है वो ज़ीरो आती है, जिसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं, या बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर ज़ीरो आ रही है, और जब उसने वैल्यू का एडिशन किया है, वीट प्रोड्यूस कर दी है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू है 400 रुपीज़ की, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, 400 रुपीज़ में उसको मार्केट में सेल कर रहा है। किसको कर रहा है, फ्लोर मिलर को कर रहा है। अब वो इसे खरीद लेता है 400 रुपीज़ में, और अब उस वीट को वो फ्लोर में कन्वर्ट करता है, तो उसके जो वैल्यू का एडिशन हो रहा है यहाँ पर वो 200 का एडिशन होता है, तो वो उसको 600 में मार्केट में सेल कर देता है। तो मार्केट में जब वो सेल करता है तो उसे खरीद रहा है बेकर, वो खरीद लेता है उसे 600 रुपीज़ में। अब वो 600 में खरीद कर उससे ब्रेड बना देता है, और उसको वो मार्केट में सेल करता है 800 रुपीज़ में, और उसको खरीद लेता है शॉपकीपर। अब शॉपकीपर उसमें वैल्यू का एडिशन कर रहा है और उसको वो मार्केट में सेल कर रहा है 900 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फार्मर था उसने वीट में एडिशन कितना किया है, वैल्यू का उसका कितना एडिशन हुआ है, 400 का,
और फ्लोर मिल का कितना हुआ है 600 माइनस में 400, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू का एडिशन कितना मिलता है हमें 200। बिल्कुल ऐसा बेकर का भी 200 है और शॉपकीपर का 100 रुपीज है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर बार वैल्यू का एडिशन कितना हो रहा है, एक बार 400, फिर 200, फिर 200 और 100, तो टोटल वैल्यू का एडिशन कितना हुआ है 900। और अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट देखें तो 2700 और इंटरमीडिएट कंजप्शन टोटल देखें तो 1800। अगर हम 2700 में से 1800 को माइनस करते हैं तब हमें 900 मिल जाता है, या हम डायरेक्टली वैल्यू को ऐड कर लें तब भी हमें 900 मिलता है। ओके, तो ये क्या हुआ है, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 900 आई है और वैल्यू का एडिशन 900। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, द ग्रोस वैल्यू एडिड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस कितना हुआ है 900 रुपीज का, 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100। ठीक है, तो ये क्या है GVA, ग्रोस वैल्यू एडिड एट MP। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे GDP MP बोलेंगे। ठीक है, gross value added by all producing enterprises within the domestic territory of a country during the period of 1 year। ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि GVA at MP को ही GDP MP बोला जाता है। ओके, अब यहाँ से हम नेशनल इनकम पर आराम से जा सकते हैं, अभी हमने देखा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आता है कुछ प्रिकॉशंस। जब हम वैल्यू एडिड मेथड का यूज करते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है हमें। क्या मतलब इस मेथड को लगाते वक्त हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसा हम फॉर्मूला भी देख रहे हैं, माइनस ही करना है हमें, तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता। ये हमें हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऐड हो चुकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, जिसको हम डोमेस्टिक सर्विसेज बोल देते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। जैसे कि घर में हम काम करते हैं, हाउसवाइफ काम करती हैं या किचन में जो काम होता है, तो उनकी कोई भी कीमत नहीं होती है, तो इसीलिए इन्हें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त ऐड नहीं किया जाता है, ये एक्सक्लूड रहती हैं। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ बात की जा रही थी सर्विसेज की जो खुद के लिए होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई भी मार्केट प्राइस नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें गुड्स की तो उसका मार्केट प्राइस होता है, क्योंकि उन्हें वैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है जैसे मार्केट में अदर गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो उनकी तो मार्केट वैल्यू है, और चाहे वो खुद हम यूज कर लें चाहे उसको मार्केट में बेच दें। ठीक है, तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज हो रही है तो उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त प्लस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस साल प्रोड्यूस हुई थी उसी साल ये ऐड हो गई होगी और अब इसको हम दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर कमीशन अर्न किया जा रहा है इन्हीं को सेल और परचेज करने के लिए, मतलब सेकंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करने के लिए कोई भी कमीशन अर्न किया जा रहा है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो किसी सर्विस का रिवॉर्ड है ना, कोई अपनी सर्विस दे रहा है, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है उसे, तो इसे तो ऐड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। हम इम्प्यूटेड रेंट या इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं। तो क्या है इम्प्यूटेड वैल्यू? देखिए ये बात की जा रही है जैसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ते थे उसी तरह ही है ये। कैसे? जिस घर में हम रह रहे हैं, अगर हम खुद ना रहकर उसको किसी को रेंट पर देते तो उसकी कोई कीमत होती, रेंट होता ना उसका, और हम रह रहे हैं तो किसी को कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा है, ना ही ले रहे हैं हम, कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब उसकी कोई रेंटेड वैल्यू है, तो उसकी रेंटेड वैल्यू को ही हम यहाँ पर इम्प्यूटेड रेंट बोल देते हैं या इम्प्यूटेड वैल्यू बोल देते हैं। तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ओके, तो ये ध्यान देने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म रह गई है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? जब अगर हम ये बोल देते हैं कि एक गुड की वैल्यू है उसको आप बार बार काउंट करते जा रहे हो, ठीक है, बार बार इंक्लूड कर रहे हो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तब उसको हम बोल देते हैं कि यहाँ तो भाई डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब उसको कैसे देखते हैं हम, इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जो एग्जांपल अभी हमने देखा है उसी को ही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जो फार्मर है वो क्या करता है, वीट को प्रोड्यूस करता है, और अब उसको प्रोड्यूस करके वो 400 में सेल कर रहा है, किसको? फ्लोर मिलर को। ठीक है,
अब वो क्या करेगा इससे, इसको उसके लिए तो ये इंटरमीडिएट गुड बन गई है, लेकिन फार्मर के लिए क्या थी, ये फाइनल गुड हो गई थी। ठीक है, उसने उसको सेल कर दिया, फाइनली सेल कर चुका है वो। अब उसका कोई मतलब नहीं है, वो देखना नहीं चाहता आगे क्या हो रहा है उसका, उससे कोई मतलब नहीं है। तो फ्लोर मिल ने उसको खरीदा, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड बन गई है। अब वो उसको क्या करेगा, फ्लोर में कन्वर्ट करके आगे सेल कर देगा। वो उसको 600 में बेकर को सेल कर देता है। अब बेकर के लिए क्या हुई है, वो इंटरमीडिएट गुड बनी है, लेकिन फ्लोर मिल के लिए क्या था, फ्लोर उसके लिए वो फाइनल गुड थी। ठीक है, तो अब जब अगर वो बेकर के पास गई है तो बेकर उसका क्या करेगा, ब्रेड बना देगा और उसको वो 800 में शॉपकीपर को दे देगा। ठीक है, तो बेकर के लिए ये ब्रेड क्या है, फाइनल गुड है। ठीक है, उसके लिए वो 800 में सेल हो गई है। और शॉपकीपर के लिए अभी क्या बनी है, इंटरमीडिएट गुड बनी है। अब शॉपकीपर क्या करेगा, उस ब्रेड को 900 रुपीज़ में फाइनली कस्टमर को सेल करेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो फार्मर ने वीट सेल की थी स्टार्टिंग से, उसके लिए वो 0 कॉस्ट थी, तो अब वो 900 में सेल कर रहा है। तो फाइनल यहाँ पर कितने का उसकी प्राइस आया हमारे पास, 900 रुपीज़, जैसा अभी हम लास्ट एग्जाम्पल में देख कर आए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी बनती है, 2700। तो यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वीट था 400 का, वो यहाँ 400 इंक्लूड है, उसके बाद वो 600 में भी इंक्लूड हुआ है, फिर वो 800 में भी इंक्लूड हुआ है, और फिर वो 900 में भी इंक्लूड हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जब वो फ्लोर बना 600 का, हमने उसको सेल किया, तो यहाँ फ्लोर 800 में भी इंक्लूड हो गया और फिर ये 900 में भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये वीट का या फिर बात करें फ्लोर का, फिर ये उसके बाद में जब उसके बाद ब्रेड बना, तो इसका क्या हो गया, ये डबल ट्रिपल 4 टाइम काउंट हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड कैसे किया जाए, इससे बचना कैसे है, इससे बचने के हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज फाइनल आउटपुट मेथड, सेकंड वन इज वैल्यू एडिड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या करता है, आपको ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में, ऐसा बोलता है ये मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू। अभी मैंने यहाँ पर बोल ही दिया था आपको कि जो 900 है ये क्या है, ये फाइनल गुड की वैल्यू है, क्योंकि फाइनली ये कंज्यूमर के पास आई है शॉपकीपर से, तो ये फाइनल गुड की वैल्यू है। तो ये मेथड बोलता है आप डायरेक्टली 900 को ही इंक्लूड करो नेशनल इनकम में। ठीक है, अगर बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की, तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। ये कहता है कि आप वैल्यू एडिशन को लो, जो हर यूनिट हर बार जो वैल्यू एडिशन कर रही है ना, उसको लो। कौन सा वैल्यू एडिशन हुआ था, ये देखिए यहाँ से हुआ ना, पहले तो 400 का किया, किसने किया, फार्मर ने किया। उसके बाद यहाँ 400 से 600 200 का हुआ, फ्लोर मिलर ने किया। उसके बाद यहाँ 600 से 800 का, 200 का बेकर ने किया। फिर यहाँ से 800 से 900 जो कि 100 रुपीज़ का किसने किया, ये शॉपकीपर ने किया। तो यहाँ से देखिए कितना हुआ, 400 प्लस 200 6 प्लस 200 800 प्लस 100 900, तो बना ना यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितने का, 900 का। तो ये कह रहा है आप इस तरह से वैल्यू का एडिशन लो, और ये बोलता है कि आप फाइनली गुड की वैल्यू को लो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, इनमें से कोई एक मेथड का यूज करते हैं, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से आई होप आपको ये सब टॉपिक एंड ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी और समझ में आ गए हैं। अगर यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आपको लाइक करने में या फिर कमेंट करने में शायद 1 या 2 सेकंड लगते होंगे, बट वो हमारे लिए पूरा दिन बना देते हैं। तो प्लीज़ गाइज कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।